क्या आपको पता है पूरे विश्व में होने वाली मौतों में से 30% मौतें सिर्फ हार्ट डिसीज की वजह से होती हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं पीएमसी हिंदी के स्पेशल शो वर्ल्ड हार्ट डे पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि इस विषय पर, हार्ट डिसीज पर, हार्ट की परेशानियों पर और वर्ल्ड हार्ट डे पर हम चर्चा करेंगे हार्ट के बारे में। और इस पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल। धन्यवाद जी। सर, वर्ल्ड हार्ट डे का मौका है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे समझना चाहूँगी कि वर्ल्ड हार्ट डे अवेयरनेस के लिए तो मनाया ही जाता है, लेकिन और क्या कुछ कारण हैं जिससे कि और भी ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत है कि हार्ट डिसीज़ से लोग इतना अवेयर हों? देखिए, जो मौतें हार्ट डिजीज के कारण से हो रही हैं, उन मौतों को रोका जा सकता है अगर हमारे पास नॉलेज हो तो। अगर कॉमन पब्लिक, अगर आपको ये पता है कि कैसे पहचाना जाए कि ये हार्ट बीमारी है और इसको रोक, इसके प्रोग्रेशन को, या इसके जब हार्ट अटैक हो तब क्या करना है, किनको हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है, हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, हार्ट अटैक क्यों होता है, किनको अधिक होता है, यह सब बात अगर हम जानते हों तो बहुत सारे हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। उनको, उनके डेडली इफ़ेक्ट को, यानी हार्ट अटैक के कारण मौत भी होती है, उसको, उसके डेडली प्रभाव को रोका जा सकता है। तो ये जानकारी फैलाने के लिए 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने डिसाइड किया कि हार्ट डे मनाया जाए, और जगह जगह पर कई सारे डॉक्टर, कई सारे हॉस्पिटल इस पर एजुकेशन फैलाते हैं कि कैसे हम, हर आदमी, एक कॉमन मैन, जाने हार्ट डिजीज के बारे में। तो सर, हार्ट डिसीज़ के बारे में चर्चा करने से पहले आपसे समझना चाहूँगी हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का इतना महत्वपूर्ण अंग है हार्ट। तो उसके बारे में क्योंकि हम लोगों को बहुत ही कम पता होता है, बस इतना पता होता है कि ये ब्लड को पंप करता है, तो उसके और भी क्या फंक्शंस होते हैं? यस, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। पहले ना ऐसा माना जाता था कि हमारे शरीर में बस जो खून बस है, वो खून बह रहा है, यह बात पता नहीं थी। खून बहता है और हार्ट इसको पंप करता है, यह भी एक समय में मेडिकल में पता चला। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है। इनफैक्ट हार्ट को, जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं, इनका जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, उसकी वजह से हार्ट जो है वो खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हम जो श्वास लेते हैं वो फेफड़ों में होता है, फेफड़ों से हार्ट के माध्यम से वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। तो जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, और जब पंप करता है तब वो दूर तक जा पाता है। तो हमारी बॉडी में दो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी से खून जो है हार्ट से दूर तक जाता है। एक तो ऑक्सीजन होता है मुख्य रूप से, और उसके अलावा हमारे ब्लड में ग्लूकोज भी, जो एनर्जी का सोर्स है सेलुलर लेवल पे। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है ताकि हर जगह पर खून पहुंचे। तो हार्ट का काम ब्लड पंपिंग का है। सर, हार्ट का काम ब्लड पंपिंग का है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी समस्या हो जाती हैं और छोटी-छोटी जो बीमारियां हम समझते हैं, वो बहुत विकराल रूप भी धारण कर लेती हैं। तो हार्ट अटैक जो होता है, जो सबसे गंभीर बीमारियों में माना जाता है, हार्ट ब्लॉकेज मानी जाती है, तो इसके क्या कारण होते हैं? आखिर ये क्यों होते हैं? देखिए, जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तो आर्टरी में खून बहता है। तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, और इसके मसल्स को भी खून चाहिए। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, राइट वेंट्रिकल, वो पूरे बॉडी में ब्लड भेजता है, और एट्रियम में ब्लड आता है। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स, उसमें जो आर्टरी जाती है, उसमें ब्लॉकेज होने को हार्ट ब्लॉकेज, कोरोनरी ब्लॉकेज कहा जाता है। अब ये ब्लॉकेज किस कारण से होता है? एक मेन कारण तो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के प्लेक, उसका लेयर पे जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, उसमें अंदर वो लेयर बना देते हैं, और वो छोटा हो जाए, खून बहना बंद हो जाए, तो उसको ब्लॉकेज, कितना % ब्लॉकेज है उसकी बेसिस पे बताते हैं कि वो
50% बंद हो गया, 70% बंद हो गया, 90% बंद हो गया। हमारी बॉडी के हर आर्टरी में वो ब्लॉकेज बन सकता है। जब पैर में दिक्कत होगी तो वेरिकोज वेन हो सकता है, या डायबिटीज में जब कभी सुन्नपन की समस्या होती है, और कभी कभी उंगलियों को, पैर को काटना पड़ जाता है अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहे तो। पैर के ब्लड वेसल्स में वो दिक्कत हुई। जब हार्ट ऑर्गन के ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होता है तब हमें हार्ट अटैक के देखने को मिलते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है और जब वो आर्टरीज में जमने लग जाता है तब हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या सामने आती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्यों बढ़ने लगता है? ये ऐसा क्या होने लगता है, हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंज हो जाता है कि ये प्रॉब्लम होने लगती है? मुख्य तो इस मेडिकली माना जाता है कि हमारी भोजन में अगर हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बेसिकली जो ऑयल हम लेते हैं उस ऑयल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट, अगर सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो ज़्यादा संभावना है कि कोलेस्ट्रॉल का वो प्लेक बन जाता है। लेकिन एक इंटरनल फैक्टर और दूसरे फैक्टर का भी रोल होता है कि स्ट्रेस का भी बड़ा रोल है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स का हेल्थ कैसा है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, या इसको हम सेलुलर लेवल पे कहें तो इन्फ्लामेशन अगर नहीं है, तो हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर वो ब्लड वेसल हार्डेंड हो जाएं, उनका जो ब्लड वेसल्स आर्टरी जिस फाइबर से बने हैं अगर वो हार्ड हो जाते हैं तो उनमें इलास्टिसिटी कम होती है, तो जो कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बनना है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा ईजिली जमा हो जाता है। तो मेन तो डाइट है, लेकिन उसके अलावा स्ट्रेस का काफ़ी रोल है। सर, तो इसको किस तरह से समझें कि अब हमारी बॉडी में हार्ट ब्लॉकेज होने लगा है? क्योंकि इनिशियल लेवल पर कुछ ना कुछ हमें सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देते होंगे जिन्हें हम इग्नोर करते आते हैं। तो सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं जिनको देख कर के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होने लगी है? देखिए, एक हेल्दी पर्सन का लक्षण क्या है कि वो आराम से चल सके, दौड़ने की बात है, सीढ़ियों पर चढ़ने की बात है तो चढ़ सके, चल सके। हार्ट जब कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वैसे सांस लेने को हम लंग से समझते हैं, लेकिन एक्सर्शन पे जो हम सांस लेते हैं वो हार्ट का कनेक्शन उसमें है। जब हम मेहनत कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या वेट उठा रहे हैं, और उस समय जो हमें सांस लेनी होती है, अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो हार्ट के रोल को दिखाता है। तो हम उससे पता कर सकते हैं। और इसके टेस्ट भी होते हैं, स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज कराया जाता है। एक्सरसाइज करते हुए जब पल्स रेट अधिक बढ़ा और फिर चेक करते हैं कि हार्ट का इंटरनल कंडीशन क्या है। तो अगर हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, हमारा पल्स रेट रेस्टिंग कंडीशन में, और जब हम थोड़ा सा एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब अगर वो नॉर्मल रेंज में रहता है तो हम कह सकते हैं कि नहीं है। वैसे तो मेडिकली प्रॉपर टेस्ट इसके लिए ईसीजी और 2D को होता है। इमरजेंसी कंडीशन में टॉप-टी टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत तो मतलब सामाजिक तौर पे तो खुद से समझने के लिए सांस चलने पर सांस नहीं फूले, वो एक इंडिकेटर है। और भी कई सारे इंडिकेटर इसके हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना चाहिए। सर, क्या हम अपने जो दिल के धड़कने की जो गति होती है, क्या उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ हार्ट के साथ ठीक नहीं है? ये उतना अच्छा पैरामीटर नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है। इनफैक्ट जिनके लिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटेंसिव, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। इनको साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है कि हाइपरटेंसिव को, बीपी के पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता और उनको अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है। तो बीपी के मरीजों को, डायबिटीज़ के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पल्स रेट से ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 130 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 टू 130 मिलीमीटर मरकरी है, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 टू 90 मिलीमीटर मरकरी है। अगर इतने रेंज में ब्लड प्रेशर रहता है तो अच्छी बात है। इससे ज़्यादा रहता है तो, और वैसे भी हर पर्सन को अपना ब्लड प्रेशर थोड़े थोड़े समय पर चेक करना चाहिए टू रूल आउट।
और जो जिनको एक बार डिटेक्ट हो जाता है उनको तो अधिक फ्रिक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक करना ही चाहिए। मेडिसिन के बेसिस पर बीपी कंट्रोल रहता है, ये परफेक्ट कंट्रोल नहीं है, ये एक ज़बरदस्ती से कंट्रोल लाया गया है। और हमारे ब्लड वेसल्स तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उनका जो हेल्थ है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सिर्फ टैबलेट से बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ना सोचे, बल्कि योगा से, मेडिटेशन से, अपने स्ट्रेस को कम करके इससे क्या ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल कर सकते हैं, इस पर चिंतन करें। तो बिल्कुल हाई बीपी को मेडिटेशन से और योगा से बैलेंस किया जा सकता है, नॉर्मल किया जा सकता है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है हार्ट डिसीज़ का या हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज का? किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है? हाइपरटेंशन की बात हमने भी करी, जिनको हाइपरटेंशन है उनको अधिक रिस्क है, डायबिटीज़ वालों को अधिक रिस्क है, जिनको ओबेसिटी है, मोटापा भी अपने आप में एक प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। और अगर फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में पेरेंट्स को, मदर एज वेल एज फादर, किन्हीं को भी अगर हार्ट अटैक होता है तो 50% 60% अधिक चांसेस होता है कि बच्चों में भी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात इस जेनेटिक्स और हेरिडिटी के मामले में इपीजेनेटिक्स की भी है। इपीजेनेटिक्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। इपीजेनेटिक्स समझने की ज़रूरत है। इपीजेनेटिक्स को समझकर हेरिडिटरी रिस्क जो है उसको नलीफाई किया जा सकता है। तो बीपी के मरीज, शुगर के मरीज, ओबेसिटी के मरीज और जिनके परिवार में हाइपरटेंशन हो चुका है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का अधिक रिस्क रहता है। सर, अभी आपने ज़िक्र किया एपिजेनेटिक्स का, तो मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। लेकिन अगर शॉर्ट में समझें, संक्षिप्त में समझें, तो क्या समझ सकते हैं कि एपिजेनेटिक्स क्या है? जीन के इफ़ेक्ट्स को, जिसको फिनोटाइप कहते हैं, उसे जीन के इन्वायरमेंट यानी कि केमिकल इन्वायरमेंट जो है, लिक्विड इन्वायरमेंट जो है, उसको बदल कर जीन के एक्सप्रेशन को, जीन से कौन से प्रोटीन बनने वाले हैं, उसको बदला जा सकता है। और उस इन्वायरमेंट को बदलने के लिए, हार्मोन्स को बदलने के लिए माइंड का रोल है, PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। कहने का मतलब है कि हम अपने माइंड को बदल के हम जीन का एक्सप्रेशन, जीन का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। सर, तो अभी हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली कि किन को ये सब हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स किन लोगों को हो सकती हैं, ज़्यादा हमें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि प्रिवेंशंस हमें क्या फॉलो करनी चाहिए हार्ट डिसीज़ के मामलों में? यस, प्रिवेंशन के लिए तो देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने हार्ट के लिए और इनफैक्ट ओवरऑल हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो अपने हेल्थ को और हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हैं। हेल्थ, हम अपने लाइफ में क्या क्या चाहते हैं उसमें हेल्थ सबसे नीचे लिस्ट किया पर आता है। ये थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, हेल्थ को हमें ऊपर लाने की ज़रूरत है। हम हेल्थ के लिए कंसर्न हो, मेरा हेल्थ कैसा है। कुछ इशू होता है, हम उसे इग्नोर करते हैं, यार ठीक है बाद में देख लेंगे, छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है। आप ज़िंदगी जी किस लिए रहे हैं? अगर आपको अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं है तो हेल्थ को थोड़ा महत्व देना शुरू करें। और सभी हेल्थ में हार्ट का हेल्थ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो हम, हार्ट का काम क्या है? खुशी, दोस्ती। जो हार्ट चक्र का फंक्शन है वो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए। तो आप कितना खुश रहते हैं उतना आपका हार्ट सेफ है, प्रोटेक्टेड है। तो खुश रहने के लिए अपनी पसंद की चीज़ों को किया करें, अपनी हॉबीज़ को अपनाया करें। घूमना पसंद है तो घूमने को करें। खुश रहने के लिए हैप्पीनेस को, सब्जेक्ट को समझना चाहिए और अपने आप को हैप्पी रखने के लिए आपको जो जो करना अच्छा लगता है वो अधिक से अधिक करें। खुश रहने के लिए, खुश रहते हुए अपना जीवन जिए। मेडिटेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन से हमारे जीवन में शांति आती है, स्वीकार भाव आता है, धैर्य आता है। तो इससे हैप्पीनेस को हम काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। तो जीवन में ध्यान होना चाहिए, योगा होना चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम एक्टिव वॉकिंग करें। वॉकिंग हम बहुत कम कर रहे हैं आजकल। कंफर्ट में और लग्जरी में हम ज़्यादा जीते हैं। तो ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा है चलना, ज़्यादा से ज़्यादा चलना, खुश रहना।
प्रिवेंशन के लिए हमें ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। भोजन में हमें सजग रहना चाहिए, कौन सा भोजन हेल्थ के लिए अच्छा है ये चिंतन करें और हेल्दी फूड अपने जीवन में शामिल करें। हेल्दी फूड ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान को अपना रहे हैं, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को महत्व देते हैं, खुश रहते हैं, तो हम हार्ट डिजीज से बचे रह सकते हैं। सर, अभी आपने जिक्र किया हेल्दी फूड का, लेकिन हेल्दी फूड के मामले में भी लोगों की सोच अलग अलग हो जाती है। हेल्दी फूड में जूस आता है, लेकिन जूस भी दो तरह का अब होने लगा है कि एक टेट्रा पैक में जो बंद आता है, एक वो जूस, और एक जो हम घर पर जूसर से निकालें वो जूस। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लासीफाई आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एलैबोरेट कर दीजिए, जिससे कि उनको भी क्लैरिटी मिले कि हाँ, हेल्दी का मतलब जूस पी लिया ये नहीं होता कि टेट्रा पैक वाला कंज्यूम कर लिया। इस पर थोड़ा सा आपसे जान। देखिए, भोजन को हम लेते हैं ऊर्जा के लिए, प्राण ऊर्जा के लिए। जब हम सांसों से भी हम प्राण ऊर्जा लेते हैं और भोजन से भी प्राण ऊर्जा लेते हैं, तो एनर्जी के लिए हम फूड को ले रहे हैं। तो किस भोजन में या किस जूस की अगर बात करिए आपने, किस जूस में प्राण ऊर्जा अधिक है, ये हमें चिंतन करने की जरूरत है। अब जूस जो जूस में या किसी भी फल में या किसी भी भोजन में प्राण ऊर्जा तो पौधों से मिली है, तो पौधे से अपने पेड़ से अलग हुए किसी चीज को कितना समय हुआ है, जितना अधिक समय हो गया है उसमें प्राण ऊर्जा उतनी कम होगी। तो जब हम टेट्रा पैक या कोई भी पैक आइटम का बात कर ले रहे हैं, तो वो उसको अपने प्लांट से अलग हुए कितने समय हो गया, जितने महीने वो पुराना होगा उसमें उतनी प्राण ऊर्जा कम है। हमें यह देखना है कोई चीज़ कितनी फ्रेश है, और फ्रेश का मतलब सिर्फ गर्म से नहीं है। फ्रेश का मतलब ये नहीं कि कब वो मैन्युफैक्चर हुआ, फ्रेश का मतलब है कि वो अपने प्लांट से, पेड़ से कब साथ था, और जितना अलग हो गया, जितना पुराना हुआ, उतना प्राण ऊर्जा उसमें कम हो रही है। जो भी चीज़ प्लास्टिक में बंद हो रही है, किसी भी रैपर में, किसी भी पैकेट में बंद हो रही है, जितने समय वो पुराना हो रहा है उसमें उतनी प्राण ऊर्जा कम होती जा रही है, और हमको लगता है कि हम उसको खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो बस वो आपको टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको पोषण बहुत कम नहीं के बराबर दे रहा है। सर, इसी क्षेत्र में मैं कहूँगी कि इसी क्षेत्र में एक और प्रोडक्ट है जो हम बोलते हैं ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड। लोगों का मानसिक स्थिति इस तरह की है उनको लेकर कि ये तो हेल्दी है, इसमें तो होल व्हीट है। सो इस पर भी आपसे जानकारी चाहूँगी। और देखिए, होल कोई भी ब्रेड है, अगर वो प्लास्टिक में तो बंद हुआ ही, प्रोसेस तो हुआ ही। अब उसको यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि वो ब्रेड बनाते समय एक बार वो फायर से एक्सपोज हुआ, बाद में फिर हम उसको आग पर ले जा रहे हैं। जितनी बार आग पे कोई चीज़ जा रही है उतना न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा है। जितना कोई चीज़ फ्रेश है, अगर हम अंकुरित गेहूं को भी अंकुरित करके लिया जा सकता है, तो अगर अंकुरित अनाज अंकुरित करके ले रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होगा जब उसकी बात है। अगर हम ब्रेड का कोई भी आइटम ले रहे हैं ना, तो ये याद रखिए कि सिर्फ आप टेस्ट के लिए, सिर्फ अपनी जीभ के लिए ले रहे हैं, इससे आपकी बॉडी को पोषण नहीं मिल रहा है। सर, जब हम पढ़ते हैं तो कई किताबों में साइकोसोमेटिक रीजंस की बात की जाती है, जैसे कि लुई एल हे की है आई लव माई सेल्फ, या फिर माइंड टू मैटर को पढ़ लें, तो वहाँ पर साइकोसोमेटिक रीजंस की बात की जाती है। तो साइकोसोमेटिक क्या रीज़न हो सकते हैं हार्ट डिसीज़ में, जो हार्ट डिसीज़ को जन्म देते हैं? ये साइकोसोमेटिसिटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइंड बॉडी कनेक्शन। हर बीमारी में हमारे माइंड का रोल है। धीरे धीरे मेडिकल कम्युनिटी इस बात को अब समझने लग गई है। जो भविष्य है, यह सब्जेक्ट ज़्यादा पॉपुलर होता जाएगा, माइंड का रोल हर बीमारी में। तो अगर हम माइंड के रोल को समझ लें और माइंड पर काम करना शुरू कर दें तो हेल्दी होना तो बहुत आसान हो जाएगा। लुई हे ने अपने कैंसर में इसको पहले आइडेंटिफाई किया था। अपने भीतर के उसने पहचाना कि उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था, इरिटेशन था, तो उसको कैंसर हुआ। जब उसने उसको रिजॉल्व किया तो उसका कैंसर ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने अपने कई स्टूडेंट्स के साथ, अपने चहेतों के साथ अफर्मेशंस के प्रयोग किए और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो हार्ट डिजीज में हार्ट का काम है खुशी देना। जो हार्ट चक्र है हमारे भीतर, हार्ट ऑर्गन और हार्ट चक्र दोनों आसपास है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हार्ट चक्र प्योर एनर्जी की बात हो गई, और हार्ट ऑर्गन जो है वो फिजिकल हार्ट ऑर्गन की बात हो गई ना। ईसीजी करते हैं तो फिजिकल हार्ट को हम चेक करते हैं।
तो हार्ट ऑर्गन या हार्ट चक्रा एनर्जी लेवल पे या माइंड लेवल पे दोनों का एक ही बात है, उसका काम है खुशी देना। जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम खुशी बांटते हैं, जितना हम प्यार बांटते हैं, तो खुशी और प्यार, अगर हम खुश हैं तो हम प्यार बांट पाते हैं, प्यार स्वीकार कर पाते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं और हमारे पास सामने कोई अपने प्यार का इजहार करता है किसी तरह से, तो कितनी बार हम उसे पहचान नहीं पाते। तो प्रेम और खुशी दोनों मिलती जुलती भावनाएं हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो खुशी और प्रेम, इसे अपने जीवन में समझना और इससे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप प्यार करते हैं, खुद से प्यार करना और अपने आसपास के लोगों को प्यार करना, तो आपको हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकता है। और इसको दीपक चोपड़ा ऐसे कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट ओपनिंग हार्ट बाय योर सेल्फ, सम डे सम हार्ट डॉक्टर हैज़ टू ओपन योर हार्ट। अगर आप अपना हृदय खुद से लोगों के लिए नहीं खोल रहे, तो किसी दिन हार्ट स्पेशलिस्ट को आपका हार्ट खोलना पड़ेगा, तो हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये अपने हृदय को खोलना, प्यार देने के लिए, खुशी बांटने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने जीवन में देखें, चिंतन करें, क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? डू आई लव माई सेल्फ? अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो उसे क्या क्राइटेरिया है? क्या अपनी खुशी के लिए लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, फैमिली के लिए जीवन जिए जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जीवन जिए जा रहे हैं? क्या आप अपने लिए जीवन जी रहे हैं? इस पर सोचिएगा। जब आप अपने लिए जीवन जीने लग जाते हैं, तब वो सेल्फ लव होता है। जब आप खुद को प्यार कर रहे हैं तो आप प्यार को बांट भी सकते हैं, नहीं तो आप प्यार बांटते भी नहीं हैं। हम प्यार के नाम पर अटैचमेंट में जाते हैं, हम मोह में जाते हैं। प्रेम अपने आप में बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। कबीर ने कहा, पोथी पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम और अटैचमेंट दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम जब होता है, अगर हमारे भीतर सेल्फ लव है, तो सिर्फ प्रेम देकर भी खुश होता है, नहीं तो हमारे जीवन में अटैचमेंट आ जाता है, मोह हो जाता है। अगर मैंने किया है तो उसे भी करना चाहिए। तो ये अटैचमेंट वाला प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है, फिर वो एक एक्सपेक्टेशन है। और व्यापार में तो वही करते हैं हम, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैंने कुछ दिया है, अब उसे तुम्हें कुछ देना है। तो प्यार और व्यापार के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पर प्यार के नाम पर लोग व्यापार करते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब खुद से प्यार करते हैं। दूसरों को प्यार हम तभी दे सकते हैं या दूसरों का प्यार हम तभी पहचान सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं। तो हमें अफर्मेशन को, सेल्फ लव को समझना चाहिए। लुई हे को, माइंड टू मैटर को पढ़ना चाहिए। ध्यान योग का और स्वाध्याय का, चिंतन का जीवन में बहुत महत्व है। हम अफर्मेशन कर सकते हैं सेल्फ लव से रिलेटेड, तो इसके द्वारा हम अपने माइंड पर काम कर सकते हैं। सर, इसी के साथ आप समझना चाहूँगी ट्रीटमेंट्स के बारे में कि हार्ट डिसीज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाए। और जैसे कि हम हमेशा आध्यात्मिक तरह से ही चर्चा करते हैं कि आध्यात्मिक ढंग से किस तरह से हर बीमारी पर काबू पाया जाए, तो आपसे हार्ट डिसीज़ के बारे में जानना चाहूँगी। तो ट्रीटमेंट में हम दो पहलुओं पे दो ढंग से बात करेंगे। पहले इमरजेंसी कंडीशन में, जब किसी को हार्ट अटैक हो गया है तब क्या करना है। इमरजेंसी में नॉर्मली हम यही समझते मानते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसको हम हॉस्पिटल पहुंचाएं। यहाँ पर हॉस्पिटल आप लेकर जाएं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय इंस्टेंट में फर्स्ट एड के रूप में आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्यूपंक्चर, इमरजेंसी एक्यूपंक्चर, इमरजेंसी एक्यूप्रेशर का नॉलेज काम आएगा कि हमारी जो हार्ट की नाड़ी होती है वो हमारे छोटी उंगली में जाती है। तो अगर हम इस हार्ट की नाड़ी को एक्टिवेट, स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो हार्ट अटैक का लीथल इफेक्ट, मतलब जान जाने का खतरा तो नहीं रहेगा। तो हार्ट मेरिडियन को स्टिमुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर आपके पास कोई शार्प चीज़ है, कोई निडिल, कोई आल्पिन या शुगर नापने की जैसे मशीन, तो उससे हम छोटी फिंगर को प्रिक करते हैं और वहाँ से 1 बूंद, 2 बूंद, 1 बूंद खून निकालते हैं। अगर कोई प्रिक करने का ऑप्शन नहीं हो तो दांत से जोर से छोटी उंगली को काट लेना चाहिए। वो भी ना कर सकें तो हम इसे अपने से जोर से ट्विस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रेशर लगाकर।
तो ट्विस्ट करने से या काटने से या ब्लीड करने से हार्ट मेरिडियन एक्टिव हो जाती है। जब ST9, ये ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट कहलाता है। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जब हम ब्लीड करते हैं, टोन करते हैं, और उसके साथ साथ हम ST4 से ST7 यहाँ पर हम मसाज करते जाएं तेज़ गति से, क्योंकि भी हार्ट को एक्टिव करना है। इसे मसाज करते जाएंगे। चेस्ट बोन पर सेंटर में हम टैप कर सकते हैं विगरसली मसाज। तो ST9 को स्टिमुलेट करने से, ST4 से ST7 मसाज करने से और चेस्ट पेन को टैपिंग करने से, और अगर पेशेंट को ओबेसिटी है, मोटापा है, तो पीछे से भी हम थपकी हार्ट के ऊपर दे सकते हैं। तो विगरस स्टिमुलेशन, हार्ट की विगरस स्टिमुलेशन से हार्ट मेरिडियन एक्टिव हो जाती है और फिर से हार्ट चलने लग जाता है। नाड़ियों का एक्टिवेशन इमरजेंसी में CPR से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CPR में हम चेस्ट के ऊपर थंपिंग करते हैं। जब ये रिस्क लगा कि अब बंदा बेहोश हो गया है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो CPR देने से, चेस्ट थंपिंग से उसको एक्टिवेट किया जाएगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाड़ियों को एक्टिवेट करना है, और ये एक्टिवेट करने से रुका हुआ हार्ट फिर से चल पड़ता है। तो ये तो इमरजेंसी कंडीशन में है। इमरजेंसी कंडीशन आपकी लाइफ में नहीं आए तो उसके लिए पहले से हमें अपनी लाइफ अपना आप ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर मैं डॉक्टर डीन ऑर्निस के वर्क को मेंशन करूँगा कि उन्होंने लाइफ स्टाइल मेडिसिन में 4 प्रैक्टिसेस करके अपनी कई सारी रिसर्च में दिखाया है कि कोरोनरी ब्लॉकेज चाहे कितना भी सीवियर क्यों ना हो, उसको रिवर्स किया जा सकता है। ये 4 लाइफ स्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं। पहला प्रैक्टिस है स्ट्रेस रिडक्शन। हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस को अगर हम कम करते हैं तो हम हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज से बचे रहेंगे। स्ट्रेस कैसे पहचाना जाता है? अगर आपको आपकी नींद डिस्टर्ब होती है या हेडेक होता है, स्ट्रेस सभी पहचान लेते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस है कि नहीं है। स्ट्रेस रहता है तो हम उसको टॉलरेट करते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते, वो लाइफ खिंचती रहती है, चलते रहती है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आपको हेडेक होता है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो आपको एक्टिवली योग निद्रा और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। योगा में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। योगा प्रैक्टिस से स्ट्रेस चेक होता है, हमारे माइंड का रेजिलियंस यानी कि स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ती है। छोटी छोटी बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान के अभ्यासी हैं, अगर हम योग करने वाले हैं, तो हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो स्ट्रेस को कम ना आके अपने स्ट्रेस को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में तनाव है तो तनाव को कम करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं ज़रूर करें, और उसमें तो सबसे मुख्य तो ध्यान योग है, मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन के लिए हम मन को शून्य बनाते हैं और योग निद्रा से हम मन को शांत बनाते हैं। योग निद्रा का अभ्यास दिन में कभी भी किया जा सकता है, सोने से पहले। बहुत लोग करते हैं योग निद्रा, लेकिन योग निद्रा का जो आइडियल टाइम है वो डे टाइम है, क्योंकि योग निद्रा के बाद आपको अलर्ट और एक्टिव होना है। योग निद्रा आपको जागृत करता है अपनी निद्रा के प्रति। तो दिन के समय अगर योग निद्रा करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स पाएंगे। दिन के समय योग निद्रा करनी चाहिए। रात में सोने से पहले आप ध्यान को अपना सकते हैं। आनापानसति ध्यान सबसे इजी ध्यान है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है, योग निद्रा से पहले या ध्यान से पहले। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी इरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करने की आदत डालें, उससे भी हमारे स्ट्रेस को कम होता है। हम स्ट्रेस को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करना है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, कौन से इन्वायरमेंट से स्ट्रेस आता है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें, किस पर्सन से स्ट्रेस आता है, किस सिचुएशन में इससे स्ट्रेस आता है, तो हमें उस पर्सन से, उस सिचुएशन से बचना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपके जॉब में स्ट्रेस बहुत है, तो बेहतर है कि आप अपना नई जॉब को तलाश करें, स्ट्रेस को बियर करते रहें, उससे बेहतर होगा। क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से
कि आप वैसा जॉब लें जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस आएगा तो फिर आपका हेल्थ प्रभावित तो होगा ही। तो सिचुएशन को, पर्सन को, अगर आपके कोई ऐसा पर्सन है जिसके कारण आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उस पर्सन से थोड़ा फॉर्मल होना और दूर होने की सोचें। तो ध्यान और योग जो है वो तो इंटरनल प्रैक्टिस है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, हमें अपने आप को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, लेकिन बाहरी इन्वायरमेंट को भी बदलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में है जो प्रोफेशन उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो स्ट्रेस तो आएगा। तो आपको ऐसा प्रोफेशन अपनाना चाहिए जो आपको पसंद है, जो वो बहुत पसंद है। जब हम अपने प्रोफेशन को बहुत पसंद करते हैं तो फिर स्ट्रेस जनरली नहीं होता। हम ओवर टाइम करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। कई बार कई कामों में ओवर टाइम करना पड़ जाता है, तो ओवर टाइम, अगर आप काम को पसंद नहीं करते हैं तो ओवर वर्क आपको स्ट्रेस लाएगा। कभी कभी कुछ सिचुएशन में, अब कहीं बहुत बाद लाइफ में कुछ, अब कोरोना के टाइम में बैंक वालों का काम बढ़ गया, या अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम बढ़ जाते हैं। तो काम बढ़ता है, वर्क आवर बढ़ते हैं तो स्ट्रेस होने लग जाता है। अगर काम आपको पसंद है तब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो हमें उन कामों को अपनाना चाहिए जो हमें स्ट्रेस नहीं देते हैं। खैर, वर्क, अपने काम को चेंज करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन, योग निद्रा तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। वो बहुत इजी है। योग निद्रा और मेडिटेशन के द्वारा हम स्ट्रेस को कम करेंगे। ये एक पहला प्रैक्टिस है लाइफ स्टाइल मेडिसिन में, डॉक्टर डीन ऑर्निस के। स्ट्रेस के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है डाइट, भोजन। हमारे भोजन में डॉक्टर डीन ऑर्निस कहते हैं कि हाई फाइबर, लो ऑयल और जीरो ऑयल वेगान फूड होना चाहिए। शाकाहारी फूड तो खैर आध्यात्मिकता में हम कहते ही हैं, लेकिन वेगान फूड जिसमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, जैसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल ओरिजिन के होने की वजह से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। परंपरा में हम दूध को और दूध की वही चीज़ों को उपयोग करते रहे हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ के मामले में मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध से बनी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इंटरनली हार्मोन वाइज डिस्टर्ब करता है। हाई फाइबर डाइट, जो भी भोजन आप ले रहे हैं आप उसमें पता करें इसमें फाइबर कितना होता है। जो भोजन हम ले रहे हैं इसमें हाई फाइबर सब्स्टिट्यूट है क्या। अगर हाई फाइबर हम फूड ले रहे हैं तो हमारा गट हेल्दी रहता है, और गट हमारी बॉडी के हर एक हेल्थ को प्रभावित करता है। हाई फाइबर डाइट में सबसे हाई फाइबर डाइट तो 5 मिलेट्स में है। 9% से 12% फाइबर्स होते हैं मिलेट्स में, लेकिन जो व्हीट है उसमें 1.5% से 2% ही फाइबर होता है। तो हाई फाइबर डाइट आप लेने की सोचें। ऑयल फ्री कुकिंग या ऑयल लेस कुकिंग। ऑयल, देखिए प्रकृति में कहीं तेल की नदियाँ नहीं बहती, किसी फल पर तेल नहीं लगता। हमने अपनी टेस्ट बड के लिए यह पाया कि ऑयल से सब्जियों का टेस्ट या किसी भी चीज़ का मसाला में भूनते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत करते हैं हेल्दी पर्सन तो इट्स ओके, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को या जिनको भी हार्ट डिजीज का रिस्क है उनको ऑयल लेस कुकिंग या ऑयल फ्री कुकिंग सीखनी चाहिए। डॉक्टर डीन ऑर्निस और उनके कहने पर कई सारे लोगों ने ट्राई किया। कई कार्डियोलॉजिस्ट ने, कार्डियल इसेल्टिन, या हमारे दिल्ली में ही कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विमल छांजेड़, जब ऑयल को एलिमिनेट किया गया डाइट से तो पाया गया कि जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। तो ऑयल फ्री कुकिंग अगर हो तो वो बेस्ट है। थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा अलग ढंग से बनाने की विधियां हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो कम तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ऑयल फ्री, हाई फाइबर, होल सीरियल वेगान डाइट, ये रिकमेंडेशन है डॉक्टर डीन ऑर्निस का। स्ट्रेस कम करना, अपने भोजन में बैलेंस लाना। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है एक्सरसाइज का।
डेली 10,000 स्टेप्स अगर हम वॉकिंग के हिसाब से देखें 10,000 स्टेप्स होने चाहिए। अब 10,000 स्टेप्स का ये पर्पस क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी में ओबेसिटी ना हो, ये एक इंश्योर करना जरूरी है कि बॉडी मास इंडेक्स जो है या जो वेस्ट और हिप लाइन है उसको वो नॉर्मल रेंज में रहे। अपने एज के अनुसार, अपने वेट के अनुसार हम देख सकते हैं। ओबेसिटी को अपनी बॉडी से हटाना, बॉडी में एक्सेस फैट अगर जमा है तो फिर ब्लड वेसल्स में भी फैट जमा होगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और दिक्कतें आएंगी। तो हमारी बॉडी में एक्सेस फैट ना रहे वो इंश्योर करना चाहिए। अगर फैट ज़्यादा है तो उसको एक्सरसाइज से हम कम करें, और अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो कोई बहुत फास्ट चेंज आए ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करने गए हैं और जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं अचानक से, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बर्डन बन जाता है। क्योंकि सर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, एकदम से तो नहीं बढ़ता है ना, जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता है तो धीरे धीरे ही जाएगा भी। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। जब भी हम वर्कआउट के लिए जाएं तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए ना सोच करके कि हाँ, कि जब शरीर एकदम से जब ग्रोथ करने में टाइम लगता है, जब हमारा फैट बढ़ने में टाइम लगता है, तो जाएगा भी वो उसी ऑर्डर में। इसलिए अगर एक्सरसाइज करते हैं तो किसी स्किल ट्रेनर, एक्सपीरियंस ट्रेनर के सुपरविजन में करना चाहिए। खुद से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। खुद से योगा किया जा सकता है। योगा जो है, या योगा के अलावा ताई ची होता है, ताई ची कर सकते हैं। वो जेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। उसमें हमारे हार्ट पर एक्सर्शन नहीं आता है, हमारे हार्ट के अलावा हमारे ब्लड वेसल्स पर प्रेशर नहीं पड़ता है। तो जेंटल वे ऑफ एक्सरसाइज जो है योगा एंड ताई ची, या वो भी नहीं हो तो सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ी सी धीमी नहीं, थोड़ी सी तेज चाल। तो ब्रिस्क वॉकिंग करने की आदत डालें, और अगर सब डेली नहीं भी कर सकते हैं, सप्ताह में 5 दिन भी करते हैं तो भी ये अच्छा है। और हम अपनी लाइफ में देखें कहाँ कहाँ पे हम वॉकिंग अपने जीवन में ला सकते हैं। अब जैसे पार्किंग करते हैं तो पार्किंग थोड़ा सा दूर करें कि इसी कारण से 100 मीटर चलने का मौका मिल जाएगा। हर जगह लिफ्ट ना ही ढूंढें, हम सीढ़ियों से भी थोड़ा वॉक करें। तो ये वॉकिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिनका मोटापा है उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जिनके लिए बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल 18 से 25 का रेंज होता है, उससे अगर अधिक है फिर तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज, डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं अगर किसी के पास आधे घंटे का वॉकिंग करने का टाइम नहीं है तो आप 15 मिनट रनिंग का एक्सरसाइज किया करें। अगर हम दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हम कम समय में अधिक स्टेप्स हमारे हो जाते हैं। तो जॉगिंग और रनिंग भी किया जा सकता है। हम कोई गेम खेल सकते हैं, क्योंकि गेम में हमारा एक हैप्पीनेस फैक्टर भी बढ़ता है, खासकर अगर वो पसंद का गेम हो। तो कोई भी गेम, कौन सा गेम अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आपको ओकेजनली गेम भी खेलना चाहिए, लेकिन आउटडोर गेम्स ऑब्वियसली। यहाँ पर एक्सरसाइज से मामला हो मतलब है, तो आपको एक्सरसाइज होगा तो आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी, एक्स्ट्रा फैट जो है वो रिड्यूस होगा। तो आउटडोर गेम्स खेलने का ही बात है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, डाइट को इम्प्रूव करना है, अपने जीवन में एक्टिवनेस लाना है, एक्सरसाइज लाना है। और चौथा फैक्टर है लव। ये थोड़ा सा मेडिटेशन से मिलता जुलता ही हो जाता है। हमारे सोशल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ में सोशल हेल्थ को भी देखा जाता है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, इंट्रा रिलेशनशिप, हमारे खुद के संबंध कैसे हैं, हम अपने नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग के प्रति कितने सजग हैं। अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो क्या उसे रिड्यूस करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप में आ गया। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की हमारी फैमिली, अलग अलग फैमिली मेम्बर के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे कलीग्स जहाँ ऑफिस हैं, पीयर्स हैं, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में बाकी लोगों से किसी से ऐसा नहीं, किसी हमें हमारी आना बनी रहती है, हम गुस्से में बात करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ, सोशल हेल्थ भी बहुत मैटर करता है। अगर हम
हमारे परिवार में अच्छा माहौल है, अगर हमारी कम्युनिटी में अगर अच्छा माहौल है, तो यह भी हमारे हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। एक साइंटिस्ट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, जिनको टीलोमेयर पर रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला, वो भी अपनी बुक में कहती हैं कि हमें अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग का कुछ काम करना चाहिए। अगर हम वॉलंटियरिंग करते हैं, सोशल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, तो यह भी हमारे हैप्पीनेस फैक्टर को बढ़ाता है, और हैप्पीनेस फैक्टर को बढ़ाता है तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा। सिर्फ अकेली अलग थलग ज़िंदगी हम ना जिए कि बस अपने ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, बस अपने फ्लैट में बंद हैं। थोड़ा पीछे के ज़माने में हम जाएं तो हमारे कल्चर में ये रिलेशनशिप गांव में हर परिवार जानता था। आज एक बिल्डिंग में ही एक सामने फ्लैट वालों को भी हम नहीं जानते। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लव, खुद से प्यार और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा प्यार, हमारा व्यवहार, हम थोड़ा इंटरेक्टिव बने, थोड़ा सा हम सोशल हैप्पीनेस, सोशल एक्टिविटी में हम थोड़ा पार्ट लिया करें। अगर हम इस पर भी ध्यान देते हैं तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। हम अपने हॉबीज़ पर फोकस कर सकते हैं। अगर हमें गाना पसंद है, अगर हमें डांस पसंद है, बहुत बार ना अपने प्रोफेशन के लिए या किसी अलग अलग जिम्मेदारियों की वजह से हम अपनी हॉबीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब जीवन में जो हो चुका हो वो हो गया, हमें अपने हॉबीज़ को एक्टिवली परस्यू करना चाहिए। अगर आपको गाना पसंद है तो गाना गाया करें, अगर आपको डांस पसंद है तो डांस किया करें। अब एक्सरसाइज की बात है, अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस के फॉर्म में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम एक्टिवली डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें भी तो स्वेटिंग होती है, उसमें भी हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज हो जाता है। तो अपने हॉबीज़ को परस्यू किया करें, खुद को खुश रखें और अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा मिलनसार बन के रहें। तो कम्युनिटी हेल्थ, सोशल हेल्थ एक चौथा फैक्टर है। और डीन ऑर्निस ने अपने रिसर्च में पाया है कि जब हम इन 4 फैक्टरों को प्रॉपर केयर कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल टीचिंग प्रोग्राम होता है, और उन्होंने बुक में लिखी है रिवर्सिंग हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ को, हार्ट ब्लॉकेज को इन 4 सिंपल प्रैक्टिस करके रिवर्स किया जा सकता है, बिना कोई प्रोसीजर, बिना कोई मेडिसिन। डॉक्टर डीन ऑर्निस को नो मेडिसिन नो सर्जरी डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है, और इसको उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। कई सारे मेडिकल जर्नल में उनकी स्टडी पब्लिश हो चुकी है। पाया गया है कि हाँ, हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। ना सिर्फ हम रोक सकते हैं, बल्कि हो गया हो तो ठीक भी कर सकते हैं इन 4 लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिस के द्वारा। तो सर, अगर समझें कि हार्ट डिसीज़ या फिर हमारे शरीर में कोई भी परेशानी होती है, तो उसका सिर्फ किसी एक चीज़ से लेना देना नहीं होता। उसका ओवरऑल सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। हमारा माइंड, स्ट्रेस, हमारा फैट कि बॉडी फैट कितना है और हम कितना सोशलाइज हो रहे हैं। कई बार हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना इसको कि एक्सप्रेस नहीं करते हम खुद को, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन में बर्डन बनने लगता है। एक्सप्रेस नहीं करते, सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो उन सब चीज़ों का भी इस पर असर पड़ता है हमारे ओवरऑल हेल्थ पर। तो सर, अब इसी के साथ समझना चाहूँगी आपसे कि एक्यूपंक्चर के थ्रू हम कैसे क्योर करें, या फिर अगर हमको ऐसा हार्ट डिसीज़ हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आए ही नहीं, तो हम कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनको कैसे यूज़ करें कि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। हेल्दी हार्ट के लिए एक्यूप्रेशर, हार्ट मेरिडियन को हमें एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है। हार्ट मेरिडियन हमारे हाथ में छोटी उंगली में आती है, तो हम अपने हार्ट उंगली को, लिटिल फिंगर को हम मसाज करने की आदत डालें। अगर हम अपनी छोटी उंगली को मसाज कर रहे हैं, और ख़ासकर टिप्स को, तो हमारा हार्ट मेरिडियन एक्टिव रहेगा। छोटी उंगली को मसाज करने के अलावा हम रिस्ट पर छोटी उंगली के ही लाइन में यहाँ नीचे में 4 एक्यूप्रेशर यहाँ पॉइंट यहाँ पे होते हैं, 4, 5, 6, 7। अगर हम इसका मसाज रेगुलर करते रहते हैं तो इससे भी हमारा हार्ट मेरिडियन एक्टिव रहेगा। तो हमें अपने हार्ट मेरिडियन को एक्टिव करना चाहिए। हार्ट को सप्लाई देने वाला एनर्जी ऑर्गन हमारी बॉडी में है लीवर। तो हार्ट पर जब हम रेगुलरली काम कर रहे हैं और फिर और पीछे जाकर हम काम करना चाहें, तो हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है लीवर 3, पैर के अंगूठे के पास।
तो वह उसको भी हम मसाज करके अपने लीवर को एक्टिव कर सकते हैं, और लीवर एक्टिव रहने से, लीवर के हेल्दी रहने से हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, अगर उनका नीचे का बीपी ज़्यादा है, वो लीवर 3 का पॉइंट नहीं करें, वो सिर्फ वहाँ पर ग्रीन कलर लगा सकते हैं अगर उनको लीवर 3 पर काम करना है तो, या फिर उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। हार्ट मेरिडियन वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट सभी लोग कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उनको हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर करना चाहिए। उसके लिए हम अलग डिफरेंट एपिसोड में पूरी तरह बात कर चुके हैं। बीपी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन से बीपी कंट्रोल है, उसको कंट्रोल मत समझिए, वो तो ज़बरदस्ती वाला कंट्रोल है, लेकिन इंटरनली हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे होते हैं, उस आर्टरी हार्डेंड हो जाती है, और जब आर्टरी हार्डेंड हो गई है तो कोलेस्ट्रॉल प्लेक जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उसके लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं हमारे डायबिटीज़ वाले एपिसोड में। डायबिटीज़ को बिना दवाओं कंट्रोल करना ज़रूरी है, और यहाँ पर मिलेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम मिलेट ले रहे हैं ठीक से, तो यह भी डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है। तो सिर्फ अगर कोई रोग आपको नहीं है और फिर हार्ट को सिर्फ हेल्दी रखना है, फिर ये 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट ST4 से 7 और ST9, ये दोनों तरफ करने से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ये रेगुलर लेवल पे है। इमरजेंसी में जब स्टिमुलेट करना है तो ST9 का विशेष रोल है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारे चेस्ट पे रेन 17 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बहुत अच्छा है। ST9 और ST4 से 7 हम इन पॉइंट पर जब काम कर रहे हैं तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारी छोटी उंगली का मसाज करना है, उसे हम रेगुलर करने की आदत डालें। सर, इसके साथ ही आपसे समझना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी का कितना महत्व होता है? एक्यूप्रेशर जो है वो प्रेशर के माध्यम से मेरिडियन को, नाड़ियों को स्टिमुलेट करते हैं। तो जो प्रेशर के माध्यम से स्टिमुलेट किया जाता है, वहाँ पर हम कलर से भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में जो ओरिजिनल एक्यूप्रेशर हार्ट की मेरिडियन है, हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, और जो सुजोग के मेरिडियन है, बियोल मेरिडियन, उसको भी हम लाल रंग से हार्ट मेरिडियन को स्टिमुलेट करने के लिए रेड कलर होता है। तो हम इसको हम अपने ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर स्टिमुलेट कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हम यहाँ पर मसाज करने के बाद रेड कलर लगा के स्टिमुलेट कर सकते हैं। और हमारे सुजोग मेरिडियन, बियोल मेरिडियन, हर एक छोटे फिंगर पे 3 छोटी मेरिडियंस होती हैं। तो जो सबसे 3 लाइन में जो सबसे किनारे की लाइन है, वो हार्ट मेरिडियन की लाइन होती है। तो अगर हम इससे रोज़ लाल रंग लगाएं, और जो लाल रंग है कलर थेरेपी है, वो दिन के समय 6 घंटे के लिए होती है। तो दोनों हाथों में ये कलर थेरेपी करनी है। तो इस कलर के द्वारा हम कलर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, कलर थेरेपी कर सकते हैं, और यह भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। सर, इसी के साथ आप समझना चाहूँगी कि अफर्मेशंस का कितना रोल होता है हार्ट डिसीज़ को क्योर करने में? डॉक्टर डीन ऑर्निस के वर्क में, साइकोसोमेटिसिटी लुई हे के वर्क में, हमने देखा है कि माइंड बॉडी कनेक्शन, कि जो हम मन में सोच रहे हैं वही हमारे शरीर पर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हम मन को पॉजिटिव बनाते हैं, मन को हेल्दी करते हैं, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी होने लग जाएगी। तो यहाँ पर खुशी का और सेल्फ लव का अफर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। हार्ट ऑर्गन का जो इमोशनल कनेक्शन है वो जॉय और लव है। सेल्फ लव पहले, तो मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, ये अफर्मेशन हमें करना चाहिए। अफर्मेशन को हम बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, खुली आंखों से बोल सकते हैं, बंद आंखों से बोल सकते हैं। हमारे जो मिरर है, जिस मिरर का हम सबसे अधिक यूज करते हैं, वहाँ पर हम अफर्मेशन लिख सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। जब भी आप आईने के सामने जाएंगे, आप सेल्फ लव आपको याद आएगा और आप उसे बोलते रहेंगे। हम वर्बली उसे बोल सकते हैं और हम उसे मेंटली बोल सकते हैं। तो जब हम बार बार बोलेंगे तो हमारे मन में ये कंसेप्ट बैठने लग जाएगा, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। मेल को और फीमेल को, सभी को सेल्फ लव की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को साइकोलॉजी में सेल्फ लव की ज़रूरत है, मेल्स को भी खुद से प्यार करने की ज़रूरत है।
और खुद से प्यार किए बिना हम ना तो प्यार प्रॉपर वे में दे सकते हैं और ना ही हम प्यार को पहचान सकते हैं या ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होता है, और ये समाज में आजकल बहुत कॉमन है, हर रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट में जिस पर्सन के कंप्लेन है कि मुझे लाइफ में लव नहीं मिल रहा, वहाँ पर भी पहले सेल्फ लव लाने की ज़रूरत है कि क्या आप खुद से प्यार कर रहे हैं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो ही आप प्यार को पहचान सकते हैं या देख सकते हैं। तो मैं खुद से प्यार करता हूँ, ये अफर्मेशन हम करें। हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए भी अफर्मेशन बोल सकते हैं। उसे दबाएं और बोलते रहें, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं प्यार को स्वीकार करता हूँ। प्यार देने और लेने दोनों का महत्व है। जितनी मात्रा में हम देते हैं उतनी ही मात्रा में हम ले सकते हैं, या लेने के लिए हम उसे पहचान सकते हैं। तो मैं प्यार को स्वीकार करता हूँ, सेल्फ लव आएगा। सेल्फ लव के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट इमोशन है जॉय का, खुश रहने का। मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ, आई एंजॉय माई लाइफ। इन अफर्मेशंस को हम लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक अफर्मेशन का जर्नल बनाइए और अपने लेफ्ट हैंड से क्यों? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा कनेक्टेड है। एक पेज अफर्मेशन का डेली लिखा करें, और इसमें अगर डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करेंगे तो और भी अच्छी बात है। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। आई इंजॉय माई लाइफ, आई इंजॉय माई वर्क, मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को पसंद करता हूँ। आई लव माई बॉडी, आई लव माई हेल्थ, आई लव माई फिजिक, आई लव माई फेस। कई तरह से सेल्फ लव को हम कर सकते हैं। लुई हे को हमें पढ़ना चाहिए। हम अफर्मेशन के कंप्लीट साइंस को समझना चाहते हैं तो अफर्मेशन से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हार्ट भी हम बहुत अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। सेल्फ लव और जॉय अलग अलग ढंग से हमें बोलना है, लिखना है, सोचना है। थैंक यू सो मच सर, जितना आपने क्लियरिटी दी है कि हमारा जो हार्ट है उसकी डिसीज़ या फिर हमारे पूरे शरीर में जो डिसीज़ हैं कहीं ना कहीं हमारे माइंड से जुड़ी हुई हैं, और जब हम खुद से प्रेम नहीं करते तो फिर ये परेशानियां होने लगती हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम खुद से प्रेम करें, तब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, जिससे कि हम पूरे स्वस्थ और संपूर्ण स्वस्थ रह पाएंगे। सर, इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले आपसे एक टिप जानना चाहूँगी, जो इस पूरे एपिसोड का कंक्लूज़न या फिर एक टिप हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे। जब हार्ट प्रॉब्लम आए तभी हार्ट के लिए हम सजग ना हो। यू हैव हार्ट, और हार्ट का काम है प्रेम देना, प्रेम लेना। स्टार्ट गिविंग लव। जब भी किसी से बात करें, मुस्कुरा के बात करें। और ओशो का है एक इंटरनल स्माइल, हम अपने पेट से मुस्कुराएं। अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराना बढ़ाएं, प्यार देना बढ़ाएं। प्यार अगर आप करते हैं, अगर आप अपने हार्ट को एक्टिव रखते हैं तो आपके हार्ट में कभी कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकता। अपने दिल को खुश रखें, अपने दिल को एक्टिव रखें। अपने दिल से स्माइल्स और प्रेम बांटते रहें, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, और इस गंभीर समस्याओं को इतने सरल समाधानों से क्योर करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने चर्चा की, हार्ट को स्वस्थ कैसे रखा जाए इस पर, और हार्ट संबंधित डिसीज़ हमारे जीवन में ना आए इस पर भी हमने चर्चा की। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात पीएमसी हिंदी चैनल पर ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।